हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी सीरीज चल रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की, उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं 1965 वार बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब ये वार हुआ 1965 में, तो उस टाइम पर कंटेक्स्ट क्या था, क्या क्या घटनाएं उस टाइम पर घटित हो रही थी। सबसे पहले तो उस टाइम पर 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई थी 1964 में। इसके अलावा उस टाइम पे चाइना से हम वार हारे थे 1962 में। और उसके अलावा उस टाइम पे ड्रोट की सिचुएशन थी, दो सक्सेसिव ड्रोट आए थे 1964 में और 1965 में। अच्छा, उसके बाद में एक नागाज की प्रॉब्लम चल रही थी नॉर्थ ईस्ट में। ये सारे कंटेक्स्ट मैं बता रहा हूं, फिर बताता हूं इनका क्या रेलेवेंस और क्या सिग्निफिकेंस है कंटेक्स्ट बताने का। द्रविडिस्तान की मूवमेंट इतने जोरों पर नहीं थी, यानी जो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु अलग से देश की मांग कर रहा था, फिर भी एक यू कैन से दैट यूनिटी नहीं थी। ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इंटेंसिव नहीं थी, लेकिन स्टिल some kind of significance this movement has in this। एक उस टाइम पर राइट्स और कम्युनल टेंशंस हमारे देश में बहुत ज्यादा थे, यानी एक नए तरीके से उभर के आ रहे थे। जबलपुर राइट्स थोड़ा पहले हुए थे, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंस है इनकी। अब बताता हूं ये कंटेक्स्ट मैंने क्यों बताया। अब अगर क्वेश्चन आता है कि वाई पाकिस्तान डिसाइडेड टू फाइट वार विद इंडिया इन 1965, पाकिस्तान ने क्यों लड़ाई लड़ी इंडिया के साथ में 1965 में, तो अब हम ये सब रीजंस देंगे। एक तो पाकिस्तान को ये लगता था कि नेहरू की डेथ अभी अभी हुई है, नेहरू एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, अब उनकी डेथ हो गई है तो इंडिया को आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है। दूसरा ये है, उनको ये लगा था कि इंडिया की आर्मी अभी कमजोर है और चाइना से अभी अभी हारे हैं, तो हम भी इनको हरा देंगे। सक्सेसिव ड्रोट्स, बलूचिस्तान राइट, वो उन्हें लगता था कि कम्युनल टेंशंस हैं तो यहाँ के मुस्लिम्स भी हमारे पक्ष में खड़े होंगे। नागा की प्रॉब्लम, तो उन्हें यूं लगता था पाकिस्तान को भारत बिखर जाएगा, भारत कमजोर है, भारत की मिलिट्री कमजोर है, भारत का मोरल डाउन है, इसलिए अभी अटैक करना बिल्कुल सही रहेगा। तो ये कंटेक्स्ट था। अब कैसे कैसे वार हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने रण ऑफ कच्छ में अपनी फोर्सेस भेजी। रण ऑफ कच्छ में लड़ाई हुई दोनों तरफ के टैंक से, और हमारे भी टैंक्स वहां पे लड़े, उनके भी टैंक्स वहां लड़े। तो सक्सेसिवली वो वहां लड़े, तो क्या हुआ, हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, यानी यू कैन से दैट 40 मील्स के आसपास हमें पीछे आना पड़े। तो ये पाकिस्तान की एक स्पोर्डियक विक्ट्री आप यहां कह सकते हैं रण ऑफ कच्छ में। और उसके बाद में क्या हुआ, रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने 2 ऑपरेशन लॉन्च किए। उनको लगा कि ठीक है, रण ऑफ कच्छ में हम जीत गए हैं, तो उन्होंने अपनी इंडिया की मिलिट्री को अंडरमाइन किया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया ऑपरेशन गिब्राल्टर। तो ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, ऑपरेशन गिब्राल्टर उन्होंने लॉन्च किया। वहां पर क्या था ये ऑपरेशन गिब्राल्टर। ऑपरेशन गिब्राल्टर ये था ऑपरेशन। अच्छा, पहले आपको मैं ये बताता हूँ गिब्राल्टर क्या है। गिब्राल्टर आपको पता होगा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर अफ्रीका और स्पेन को, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ती है, मैप में देखिएगा। और ये नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि मेडिवल टाइम में एक मूरिश लोगों की वहां पे स्पेन पर कब्जा किया था और स्पेन में विक्ट्री हुई थी मूरिश लोगों की। मूरिश ये मुस्लिम से इनका संबंध है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि वहां उस टाइम पर हो सकता है, तो यहां भी हम पूरा का पूरा ये इंडिया हड़प लेंगे इस कश्मीर के थ्रू, कश्मीर के रास्ते से। तो इनको इसलिए नाम दिया ऑपरेशन गिब्राल्टर। था क्या ऑपरेशन गिब्राल्टर। ऑपरेशन गिब्राल्टर में ऐसा क्या था, ऑपरेशन गिब्राल्टर में ये कश्मीर में एक अपराइजिंग फैलाना चाहते थे, यानी इन्होंने अपने लड़ाके भेजे कश्मीर में। और क्या किया इन्होंने, एक बम अटैक किया, गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, यानी अफरा तफरी उन्होंने स्टार्ट कर दी और एक माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया कि कश्मीर के लोग अपराइजिंग यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ऊपर उठ चुके हैं। आप देखिएगा एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे पाकिस्तान में के रेडियो में ये अनाउंसमेंट हुई, और उस अनाउंसमेंट में कहा गया कि कश्मीर में एक मेजर अपराइजिंग स्टार्ट हो गई है। और जबकि यहाँ पे कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मेलिटी थी। तो एक ऐसा यहाँ पे सिचुएशन हुई और उन्हें ये बम बूम फोड़ने स्टार्ट हुए, और देखिए कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने इतना ज्यादा इनका साथ दिया नहीं उस टाइम पर, इसलिए ऑपरेशन जो गिब्राल्टर था इनका ये तो फेल हो गया, यानी यू कैन से दैट इट वाज अ बिग फेलियर ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री। अब ऑपरेशन गिब्राल्टर फेल हो गया, तो इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने प्लान बी अपनाया। तो इन्होंने स्टार्ट किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या था, देखिए पहले तो इन्होंने ऑपरेशन गिब्राल्टर के थ्रू तो सिर्फ अपने मिलिट्री के लड़ाके सिविलियंस की फॉर्म में भेजे थे, सिर्फ इसलिए ये अपराइजिंग फैलाने के लिए। उनको लगा था कि अगर थोड़ा सा भी अगर आग भड़की, चिंगारी भड़की, तो कश्मीर के लोग हमारे साथ आकर खड़े होंगे और एक अपराइजिंग होगी, वहां पे कश्मीर आजाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने अपना प्लान बी में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में ये था, इन्होंने अपनी आर्मी ही भेज दी, यानी आर्मी भेज दी यहां पर इन्होंने अपने सारे हथियारों के साथ में।
और इंडिया ने भी इसका करारा जवाब दिया। इंडिया ने वहां पर एक हाजी पीर है, इंडिया ने हाजी पीर जो पॉइंट है वहां पर जोड़ता है, वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स आ सकते हैं, तो उस पर कब्जा कर लिया इंडिया ने हाजी पीर पॉइंट पर। ये इंडिया की मेजर सक्सेस थी उस टाइम पर। तो देखिए दोनों तरह की रेजिमेंट्स में लड़ाई हो रही थी, चंबा में लड़ाई हो रही थी, और पाकिस्तान एक एक पंजाब, उस टाइम पर पंजाब था, हिमाचल प्रदेश वगैरह नहीं थे, पंजाब और जम्मू कश्मीर जुड़े हुए थे एक अखनूर के ब्रिज से। इस पे पाकिस्तान की आर्मी कब्जा करना चाहती थी, लेकिन इस पर हो नहीं पाया था। और देखिए उस टाइम पर इस टाइप की लड़ाई चल रही थी। कच्छ, रण ऑफ कच्छ में हमने खोया, और यहां एक मेजर फाइट चल रही जम्मू कश्मीर में। तो एक इंडिया ने एक मेजर डिसीजन लिया। इंडिया ने क्या किया उस टाइम पर, एक नया फ्रंट खोल दिया, न्यू फ्रंट खोल दिया हमने, और पंजाब के रास्ते से हमने अपनी आर्मी इंटरनेशनल जो लाइन है एलओसी थी उस टाइम पर, वहां से आगे कर दी। यानी लाहौर में हमारी आर्मी वहां पर पहुंच गई, लाहौर, सियालकोट, वहां पर हमारी आर्मी पहुंच गई। तो ये एक बड़ी मेजर विक्ट्री थी हमारे लिए। हमारे एरोप्लेन्स ने वहां पे जाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, देखिए पाकिस्तान को ये लगता था कि चाइना हमारा दुश्मन है, क्योंकि चाइना ने हमको 1962 की लड़ाई में हराया था। तो पाकिस्तान को ये लगता था कि चाइना हमारा लड़ाई में साथ देगा। चाइना ने इंडिया को क्रिटिसाइज तो किया 1965 में, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना तो अपनी आर्मी भेजी। उस टाइम पर चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में गए और इंडिया को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि इंडिया इंपीरियलिज्म फैला रहा है और एक पूरे रीजन को इनस्टेबल कर रहा है। इससे ज्यादा चाइना ने कुछ नहीं किया। उस टाइम पर देखिए वार चल रहा था, तो यूएन के सेक्रेटरी भी आए, यूएन के सेक्रेटरी यू थांट थे, दोनों देशों की कैपिटल्स में आए और एक सीज फायर साइन हो गया वहां पे। तो वार कहां कहां हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ और पंजाब में भी हुआ, हम लाहौर तक गए। लेकिन पूरा का पूरा जो ईस्टर्न बंगाल था, ईस्टर्न बंगाल बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल स्टेबल रहा, कुछ भी नहीं रहा। इस पर लड़ाई होगी 1971 में, उस पर भी हम शायद अगले डिस्कशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए ऑपरेशन गिब्राल्टर था। ऑपरेशन गिब्राल्टर पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा यू कैन सी दैट एक भुलेखे में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इनको लगा था कि इंडिया की आर्मी कमजोर है, रन ऑफ कच्छ में थोड़ी सी टेरिटरी इन्होंने ले ली थी, तो इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा वार छेड़ दिया। अब बात आती है कि ये हमने वार क्यों जीता। यानी देखिए वैसे तो ये वार इनकंक्लूसिव था सही मायने में, अगर किसी इंडिपेंडेंट बंदे से पूछे तो ये कहेंगे कि वार एक इनकंक्लूसिव था और ताशकंद में इसका वो हुआ था, कंक्लूजन हुआ था। लेकिन फिर भी एक मेजर यू कैन से दैट इंडिया की मेजर सक्सेस थी एज कंपेरिजन टू 1962 चाइना वार। तो क्या क्या रीजंस थे इसके। एक तो सिंपल सी, हमारी स्ट्रेटजी इस टाइम अच्छा था। तो रीजंस हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1965 में क्या रीजंस थे कि हम इसको कम से कम इंक्लूसिव या सक्सेस हमें मिली और 1962 वार हम हार गए। तो रीजन सबसे पहले तो था स्ट्रेटजी अच्छी थी, एक न्यू फ्रंट हमने खोला लाहौर में अटैक करके। दूसरा रीजन ये था कि एरोप्लेन्स हमारी, इसमें एयरफोर्स ने अच्छा साथ दिया। लेकिन नेहरू या मिलिट्री कहें उस टाइम पे कंफ्यूज थी। 1962 वार में एयरफोर्स का अच्छे से यूज नहीं किया गया था और 1965 में सबक लेते हुए एयरफोर्स का अच्छे से यूज किया। तो और क्या रीजन था इसमें सक्सेस के। एक रीजन ये था कि इसमें कश्मीरीज ने भी हमारा साथ दिया। कश्मीर के लोग थे, उन्होंने कोई अपराइजिंग में ना पार्ट लेते हुए हमारा साथ दिया। चौथा रीजन ये है कि इसमें हमने पहले से ही हमारे जैसे डिफेंस 1962 के वार से सबक लेते हुए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वाई.बी. चौहान थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स की शॉपिंग करी उस टाइम पे। रशिया में, यूएसएसआर में वो गए और भी देशों से हमने हथियार खरीदे। तो मिलिट्री में के पास अच्छे हथियार थे, हम थोड़ा बहुत तैयार थे पहले से लड़ाई के लिए। और देखिए पंजाब बॉर्डर पे वहां पे क्या हुआ था, नेहरू ने, वो हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर लिया है, एयरफोर्स हमने यूज करी। और देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने इस पूरे वार में अच्छे से काम किया और दोनों ने लीडरशिप ने अच्छे से काम नहीं किया था 1962 के वार में। और इस बार में हमने सेकुलरिज्म का जो अलाप था वो भी नहीं छोड़ा, यानी फिर भी हम सेकुलर रहे। और देखिए उस टाइम पर और भी बहुत से कदम उठाए गए थे, जैसे जय जवान जय किसान, वहां पे ड्रोट की समस्या थी तो जवान को भी पूरा सराहा गया और किसान को भी पूरा सराहा गया। तो एक जो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत से कदम उठाए गए। ये इनडायरेक्ट रीजंस हैं, डायरेक्ट रीजंस नहीं है, इनडायरेक्ट रीजंस हैं। अब बात करते हैं कैसे कंक्लूड हुआ, क्या सोल्यूशन निकला इसका। यूएसएसआर के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रपोजल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान आए यूएसएसआर में और हमारे यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करें जो आपके बीच में वार हुआ है। तो जाना पड़ा। देखिए अब ये भी रीजन उठते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट हमने साइन किया क्यों। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर उस टाइम पर बहुत ज्यादा था
और यूएसएसआर ने प्रपोजल दिया था अगर इंडिया इनकार करता, पाकिस्तान जाता, तो यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो सकते थे। यूएसएसआर ने हमारी पहले भी बहुत सहायता की थी। कश्मीर में जब भी रेजोल्यूशन की बात आती तो उसे वीटो कर देता था यूएसएसआर। और भी बहुत सारे रीजन थे क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक फेमीन चल रहा था उस टाइम पर, तो इंडिया एक लेवल के बाद में बियर नहीं कर सकता था इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो और अपने मेन ध्यान यानी इकोनॉमी से भटकना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो हुआ क्या इस एग्रीमेंट में? इस एग्रीमेंट में साइन हुआ कि जो कच्छ में फायरिंग हुई थी, यानी कच्छ में हमने एरिया खोआ था, उससे पहले जो भी उनका था स्टेटस को आया जाए, यानी जो भी सिचुएशन थी उससे पहले वही आया जाए। हाजीपीर पे जो हमने कब्जा किया था वो हमें छोड़ना पड़ा, और इवन लाहौर पे जो हमारी आर्मी गई थी लाहौर तक वो भी हमने छोड़ना पड़ा। और पाया क्या हमने, कच्छ पे जो था हमने वो दोबारा से पा लिया। लेकिन इसलिए और ये भी डिसाइड हुआ कि आगे जो भी डिसीजन होगा फोर्स से डिसीजन नहीं होगा, बातचीत से समझौते का हल निकलेगा। और इसके बाद क्या देखिए डिफरेंस था 1962 और इस वार में। एक मेजर डिफरेंस क्या था, 1962 में जब वार हुआ था पूरा का पूरा देश एयू कह सकते रुक गया था। ट्रेन चलनी बंद हो गई थी और टीवीज वगैरह ये करना, दुकानें, कारोबार, बिजनेस सब ठप हो गया था। 1965 के वार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ट्रेन चलती रही, लोगों का बिजनेस भी चलता रहा, और जो ये था आर्मी ने क्विक मूवमेंट्स ली वहां पर और हम इस वार को जीत पाए। तो ये डिफरेंस था 1962 वार के। और ये डिफरेंस क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 1962 वार एंड द 1965 वार। एक मेजर इमोशंस पूरे के पूरे देश में उभर के आए इस वार में आर्मी के प्रति, और यूनिटी आ गई बहुत ज्यादा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या फायदे हुए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 1965 के फायदे क्या थे, चलो नुकसान तो मान लिया, तो फायदे हम क्या लिखेंगे इसमें? फायदे हम यही लिख सकते हैं, इससे इंडिया यूएसएसआर के रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो गए, और आगे भी उन्होंने हमें सहायता प्रदान की वीटो करने में। और इवन यूएसएसआर के साथ हमारी ट्रीटी भी हुई 1971 फ्रेंडशिप ट्रीटी, और उसी के बदौलत हम बांग्लादेश वार यानी 1971 वार जीतने में सफल हो पाए। दूसरा फायदा इस वार से हुआ कि इससे जो स्पिरिट थी, यानी एक यू कैन से दैट इंथुजियाज्म कह सकते हैं, ऊपर उठ गया। 1962 वार के बाद में जब हम चाइना से आ रहे थे तो एक निराशा का माहौल था पूरे देश के अंदर। इस वार से हमारी स्पिरिट, इंथुजियाज्म फिर से ऊपर उठ गया, यूनिटी आई। यूनिटी इज आल्सो यू कैन से दैट मेजर रीजन, थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं। देखिए यूनिटी कैसे आई, इस वार से पूरा का पूरा देश एक धागे में पिरो गया, एक माला में पिरो गया। पहले द्रविडिस्तान की जो थोड़ी बहुत मूवमेंट, वीक मूवमेंट चल रही थी साउथ इंडिया के अंदर, वो वीक हो गई, उन्होंने छोड़ दिया ये सब कुछ करना, उन्होंने पूरा भारत का सपोर्ट किया, इवन कश्मीरीज ने भी इंडिया का सपोर्ट किया। और ये भी क्वेश्चन आता है लेसन्स क्या क्या मिले। अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द 1962 वार या 5 वार, ऐसे आ जाता है, तो हमें ये कह सकते हैं एक लेसन तो हमने ये देखा कि साफ साफ मिलिट्री की जो अहमियत है वो किसी भी रूप से कम नहीं हो सकती। मिलिट्री की जो है यानी मिलिट्री में हमें स्पेंड करना ही पड़ेगा। दूसरा जो मेजर रीजन है, हमने ये सीखा इस बात से, देखिए जब वार चल रहा था तो यूएसए हमें क्या कर रहा था, उस टाइम पे फेमीन आया, मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया था। तो PL480 प्रोग्राम जिसके तहत हम अनाज उधार ले रहे थे यूएसए से, तो यूएसए क्या कर रहा था, एक बारी में अनाज नहीं भेज रहा था, यूएसए एक एक शिप करके अनाज भेज रहा था, वन शिप। तो हमें यूं कह सकते हैं अनाज के लिए तड़पा रहा था। तो उस वार से हमने सबसे बड़ा यह सीखा कि अनाज के लिए किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए हमने बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया और फूड सफिशिएंसी हमारे देश में आई। तो ये थोड़ा था 1965 वार का थोड़ा सा कंटेक्स्ट डिस्कशन था इसका, और सब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम दो चीजें वो डिस्कस कर सकते हैं इस पूरी मूवमेंट में, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिपेंडेंस में। एक है जो हमारा 1971 में वार हुआ, उसके क्या रीजंस थे, एक इमरजेंसी। तो ये दो मेजर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।